इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मैम हायर एजुकेशन? क्योंकि सर ये वो एक पड़ाव है जो डिसाइड करेगा आप जिंदगी में क्या करोगे। बच्चे के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा? बच्चे का ऐसा क्या है जो बच्चा कर सकता है, रादर देन ऐसा क्या है जो आप करवाना चाहते हो। नॉन अटेंडिंग एडमिशन कहीं भी करवा दी किसी भी XYZ स्कूल में, तो किसी अच्छे एकेडमी में उसका कोचिंग का एडमिशन साथ ही करवा दी। अब वो बच्चा वहां पे सारे डिसीजन खुद लेगा, गुड बैड अगली सब उसका। लेकिन जब उसका PMT क्लियर नहीं होता ना, या IIT क्लियर नहीं होता, वो बच्चा जैसा टूटता है ना, वो जिंदगी में जुड़ लेगा, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट है। अब वो क्या करते हैं कि बच्चे से पूछ लेते हैं कि तेरी जो मर्जी है तू कर ले। अब बच्चा किससे बात करेगा? गूगल में चेक करेगा। गूगल इज अ डंप यार्ड। गूगल किसी को फॉलो करेगा, या वो फॉलो करेगा, या फिर वो अपने दोस्तों से बात करेगा। आपके पास सोल्यूशन क्या क्या है? ये सही डायरेक्शन में कैसे जा सकता है? हमारे सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही ये थी जी कि बच्चा कब शुरू करे, तभी हमने सॉल्यूशन निकाल के उसको इम्प्लीमेंट किया। बैचेस क्या है? बैच के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। वो जो 10 सेकंड का हेड स्टार्ट याद है आपको? जी बिल्कुल। वो 10 सेकंड का हेड स्टार्ट है बैच। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਹੇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਜਿਤਾ ਦਈਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ YS ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜਿਤਾ ਦਈਆ ਜੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ YS ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ? जी हाँ सर, क्या है ना कि किसी भी बच्चे का करियर क्या रहेगा वो हमारी जनरेशन में पेरेंट्स डिसाइड करते थे, जी और हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आता है जब वो कहता है कि बस अब प्रोफेशन नहीं किया जाता, जी अब पैशन चाहिए। पैशन चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मैम हायर एजुकेशन? क्योंकि सर ये वो एक पड़ाव है जो डिसाइड करेगा आप जिंदगी में क्या करोगे। ओके। आपने जो भी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है, जहां पे 2 प्रोफेशंस बहुत ग्लोरीफाइड हैं, बाकी प्रोफेशंस को कोई जानता नहीं। तो पेरेंट्स को भी यही पता है, जो आपने सीखा आपको वही आता है, आप वही चीज अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करोगे, है ना। तो इतने टाइम से वही सिस्टम चला रहा है कि 10th किया, 10th में अच्छे मार्क्स आए, 90%, 85 से ऊपर वाले साइंस, चाहे बच्चे का साइंटिफिक टेम्परामेंट हो ना हो, पर बनेगा डॉक्टर इंजीनियर। बाद में चाहे वो प्रिंसिपल बन के बैठा हो या इंटरव्यू ले रहा हो, ठीक है, लेकिन बनेगा डॉक्टर इंजीनियर। और जो बच्चा 40% वाला है, 45% वाला है, 50% वाला है, वो बच्चे क्या लेंगे? आर्ट्स। और जो बीच में है चंक हमारा, क्योंकि वो सबसे मेजर चंक है जी, जो कि हमारा 85 से लेके और 45 तक का है, वो लेंगे कॉमर्स। अगर मैथ्स नहीं आता तो फिर आर्ट्स। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, ये इस हिसाब से वो पुराना टाइम था जब चीजें चलती थी जी। अब नहीं चलती हैं। अब तो दुनिया में प्रोफेशन ही इतने हो गए, टाइम ही बदल गया। जो चीज आपने चलानी सीखी थी वो चीज आपके बच्चे को आपके सिखाने से पहले चलानी आती है जी। तो जब सब कुछ बदल गया, हम घोड़ा गाड़ी से, मोटर गाड़ी से हवाई जहाज पे आ गए, एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं बदला? वो अभी भी वही डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि ये चूज करना बहुत जरूरी है कि आपको जाना कहाँ। बच्चे के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा? बच्चे का ऐसा क्या है जो बच्चा कर सकता है, रादर देन ऐसा क्या है जो आप करवाना चाहते हो। पर ज्यादातर देखा है पेरेंट्स से ये डिसीजन तब लेते हैं जब बच्चा 10th के एग्जाम दे रहा होता है कि अब +1 में कौन सी एडमिशन किस स्ट्रीम में लगाना है। ज्यादातर यही देखने को मिलता है। बट आपके हिसाब से सही समय क्या है
कि बच्चे के लिए ये डायरेक्शन तैयार हो कि उसने हायर एजुकेशन कौन सी लेनी है। क्या है ना सर कि अगर आपको रोटी खानी है तो आपको पहले 6 महीने पहले गेहूं बीजना पड़ेगा, ओके। टाइम पे पानी देना पड़ेगा, जी बिल्कुल। उसकी टाइम पे कटाई करनी पड़ेगी, हम्म, गेहूं निकालना पड़ेगा जी और फिर उसको चक्की में डाल के पीसना पड़ेगा। जी। इंस्टेंट कभी भी रिजल्ट नहीं देता। क्या आप एक दिन में, एक महीने में गेहूं उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते। तो वो बच्चा जिसको आप बोलते हो कि मेरी तो दुनिया ही मेरा बच्चा है, फिर उसकी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन जो उसको सारी जिंदगी जीनी है, जीनी, जो प्रोफेशन उसे सारी जिंदगी जीना है, वो हम लास्ट मिनट क्यों ले रहे हैं? और वो भी इससे पूछ उससे पूछ। ये तो आम बात है। अब ऐसा कभी हुआ है कि मुझे जुकाम हुआ था, मुझे बुखार हुआ था, मैंने जाके दवाई ले ली, अब आपको भी बुखार हो रहा है लेकिन उसके साथ 4 दिक्कतें और भी हैं, उल्टियां भी लग रही हैं, दस्त भी लग रहे हैं, तो क्या आप मेरे वाली दवाई खा लोगे? बिल्कुल। वो तो हॉस्पिटल पहुंचा देगा और वो भी इमरजेंसी वार्ड में। जी तो हम यही कर रहे हैं, तो ये बदलने की जरूरत है। 10th तक बच्चा स्कूल आ रहा है, पढ़ रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स आए, मेरे पास डेटा है, मैं आपको ये डेटा शेयर करूंगी। बच्चे ने 10th में स्कोर किया 90% अबव, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि बच्चा तो हमारा आईआईटी क्लियर करेगा, ये करेगा, वो करेगा। जायज है, हर पेरेंट सोचता है, लेकिन उसके बाद गलती क्या हुई? पेरेंट ने बच्चे को नॉन अटेंडिंग किया, घर में बिठा लिया कि बेटे स्कूल जाके टाइम वेस्ट होता है, आपने क्या करना है, आपने ट्यूशन जाना है, घर आ जाना है। लेकिन इसमें हुआ क्या, जब बोर्ड का रिजल्ट आया उस बच्चे के मार्क्स में मिनिमम 15 से 20% का ड्रॉप था। नंबर 1। नंबर 2, वो जिस लेवल पे बच्चा पहले था उस लेवल पे बचा नहीं। जो बच्चे रेगुलर थे दे स्कोर्ड फार बेटर देन दिस चाइल्ड। अब आपने बड़ा सुना होगा कोटा, बच्चे कोटा भेजे थे, बच्चे कोटा गए हैं। मैं कोटा गई थी, मैं पढ़ाई करने के लिए। हाँ, मैं 10th में जब मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए तो मेरे पेरेंट्स ने पहले डिसाइड कर लिया, अरे 90 प्लस डॉक्टर बनाएंगे, भेज दिया कोटा। 1.5 लाख बच्चों में पेपर दिया, 17th रैंक आई एंट्रेंस में। पहला दिन बताती हूँ मैं आपको, पहले तो हॉस्टल नहीं था तो पीजी में रहना पड़ा, फिर गए तो वो इतनी बड़ी क्लास, सामने बड़ा सा स्टेज और उसमें माइक्स लगे हुए कैचर्स वाले, एक माइक टीचर ने पहना हुआ और मेरी क्लास में 300 बच्चे। 300 बच्चों का मतलब ये है कि पहले वाले जो 2 रोज है ना उसमें जो पढ़ रहा है, पीछे तो चाहे फुटबॉल मैच खेल लो। अब वो बच्चा वहां पे सारे डिसीजंस खुद लेगा, गुड बैड अगली सब उसका। लेकिन जब उसका पीएमटी क्लियर नहीं होता ना या आईआईटी क्लियर नहीं होता, वो बच्चा जैसा टूटता है ना वो जिंदगी में जुड़ नहीं पाता। अब हम क्या करते हैं, हम एक चीज करते हैं जिसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, हाँ, तो जो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है हम इसको बहुत कंपलसरी नहीं बताते, लेकिन हम इसे रेकमेंड करते हैं। इसमें सवाल होते हैं कुछ और कुछ भी नहीं है, 4 ऑप्शंस होते हैं, बच्चे को सिर्फ जवाब टिक 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 जवाब देने हैं, दैट्स इट। आप लेते हो बच्चों का ये टेस्ट? हम कंडक्ट करवाते हैं, जिससे बाहर से कंडक्ट करवाते हैं जो इससे ये पता चल जाता है कि बच्चे का टेम्परामेंट किस साइड ज्यादा है। कब लेते हो आप ये टेस्ट करते हो? हम मोस्टली 9th में और 10th में। 9th या 10th? हाँ, क्योंकि 10th एक ऐसा पड़ाव है जहां पे आपको डिसीजंस लेने होते हैं। यहाँ से साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के बाद हमने क्या किया, हमारे पास बैच सिस्टम्स हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद आपने बच्चों को डिफाइन कर लिया कि कौन सा किस फील्ड के लिए बेस्ट। हम सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट कर दो, पेरेंट्स को बुला के उनकी काउंसलिंग होती है, उनको बताया जाता है कि ये है जो बच्चे के अंदर खूबियां हैं और ये है जहां पे बच्चे के अंदर थोड़ा सा बच्चे को इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। इस फील्ड में स्ट्रांग है, इसमें वीक है या फिर उसके बाद फिर अगला स्टेप। उसके बाद काउंसलिंग होने के बाद हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट रिपोर्ट में ही होता है कि बच्चा कौन कौन से प्रोफेशंस चूज कर सकता है। उसके बेसिस पे हम बच्चों को रेकमेंड करते हैं कि आपको कौन से बैच में जाना चाहिए।
मैम ये बैचेस क्या है, बैच के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। अब हमारे पास 7 बैचेस हैं, 7 बैचेस हैं जी। पहले मैं बात करूंगी लॉ बैच की। अब वो बच्चे जो कि लॉयर बनना चाहते हैं, क्लैट क्लियर करना चाहते हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं, जजेस बनना चाहते हैं, जी। वो बच्चे ज्यादातर 12th के बाद लॉ में ग्रेजुएशन करने के बाद वो इन चीजों में जाते हैं। जी। लेकिन यहाँ पे हम बच्चों की पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देते हैं। हमारे पास मूट कोर्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जी। अब जब आप इस मूट कोर्ट में आते हैं ना, तो यहाँ प्रॉपर केसेस लड़े जाते हैं। यहाँ जज भी है बैठा होता है जो ऑर्डर करता है, और यहाँ प्रोसिक्यूशन भी होता है और डिफेंडेंट भी होता है, सब होता है। और प्रॉपर उससे पहले समरी दी जाती है और पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो भी किया जाता है। एंड नॉट ओनली दिस, हम अपने बच्चों को कोर्ट में भेजते रहते हैं, जस्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बच्चों को टीचर के साथ भेजते हैं कि जाओ देख कर आओ क्या, लाइक जब भी कोई ऐसा रेलेवेंट केस आता है हम रिक्वेस्ट करते हैं और हमें परमिशन मिल जाती है, बच्चे वहां बैठ के कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखते हैं। क्या बात है, पहली बात सुन रहा हूँ मैं। तो ये लॉ बैच की बात रही। सो लॉ बैच बेसिकली कहीं ना कहीं चिल्ड्रन हु एस्पायर टू बी लॉयर्स एंड गेट इनटू जुडिशियल सिस्टम। फिर आता है हमारा द मोस्ट ग्लोरिफाइड IIT JEE। हम IIT JEE में स्पेशलाइज कोचिंग देते हैं। हमारे पास टीचर्स हैं जो स्पेसिफिकली उनका सारा सिलेबस 2 ट्रैक पे चलाते हैं, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। ये सारा काम +1 +2 में जब बच्चा पढ़ रहा है तब होता है? हाँ जी, और रेगुलर क्लासेस के टाइम पे होता है। ओके जी। और दूसरा जो हम लेकर आए हैं जी, और वो है जर्मन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग वो क्या है? दुनिया में सबसे अच्छी कार्स कौन सी कंट्री की मानी जाती है? क्यों? इंजीनियर अच्छे होंगे। इंजीनियर अच्छे हैं। अगर इंजीनियर अच्छे हैं तो इंजीनियरिंग भी अच्छी है जी। और आपको जान के ये बहुत हैरानी होगी कि नॉर्डिक कंट्रीज में ट्यूशन फीस नहीं होती। मतलब जो ग्रेजुएशन करने के लिए, सिंपल ग्रेजुएशन करने के लिए आप कनाडा में 50 लाख 55 लाख भरते हो और वही बीटेक करने के लिए आप कनाडा में 2 करोड़ रुपए देते हो, वो जर्मनी में फ्री में होती है। जर्मन इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग इन द वर्ल्ड। अगर आपने जर्मनी से इंजीनियरिंग करी है तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं, लेकिन उसके लिए मार्क्स अच्छे चाहिए। और आप YS के बच्चों को ये गाइडेंस देते हो? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि हमारे हाईली अचीवर बच्चे, वो बच्चे जिनके 90% 85% से अबव आते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज IIT में वो नहीं जा पा रहे हैं, उनकी रैंक नहीं आ रही है, उनकी मनपसंद ट्रेड नहीं मिल रही, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाके 50-60 लाख रुपए देके इंजीनियरिंग करने से बेटर है गो टू द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री विच प्रोड्यूसेस द बेस्ट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। और उसके लिए जाना कहाँ है, कैसे, क्या, वो हम बताएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी सर, कोई भी पेरेंट जब अपने बच्चे को अकेला भेजता है ना तो बड़ा डर रहता है जी। हम ये चाहते हैं कि हम पूरा बैच ही बना के भेजे 25-30 बच्चों का। अब अगर 25-30 बच्चे इकट्ठे जाएंगे वो तो कम्युनिटी बन गई, छोटा सा पिंड हो गया वो तो, सेल्फ सस्टेनिंग। अगर एक बच्चे के भी पेरेंट्स मिलने गए तो सबसे मिलके आ गए और एक दूसरे का साथ रहेगा। तो ये है हमारा IIT JEE बैच। फिर हमारा नीट बैच आ जाता है, चिल्ड्रन हु वांट टू बिकम डॉक्टर्स, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगेन मैं दोबारा से ये बात बोलना चाहूंगी कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उन्होंने आके कहा मुझे ये बैच दे दो, ऐसा नहीं होता। उनसे सब सवाल पूछे जाते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कौन से डॉक्टर बनोगे। मेरी लास्ट टू लास्ट ईयर की जो 10th की डिस्ट्रिक्ट टॉपर है रविंदर कौर, 99.4% बिना ट्यूशन जाए, बिना किसी सपोर्ट के। तो जो नीट का पैटर्न है उसकी तैयारी उस बैच में करवाई जाती है जी। तो ये हमारे 3 बैचेस हुए। इसके बाद एक हमारा बैच आता है UPSC। अब सर UPSC जो है ना एग्जाम नहीं है, UPSC प्रोफेशन नहीं है, UPSC तो माइंडसेट है। माइंडसेट पेपर क्लियर करने से नहीं बनता,
माइंडसेट सालों सालों की इंफॉर्मेशन, नॉलेज, प्रोसेसिंग, एनालिसिस उसके बाद बनता है। हमारे जो बच्चे हैं उनका वो माइंडसेट बन रहा है कि वो यूपीएससी क्लियर करें। अब अगर मैं और इसके बारे में बात करूं, कोई भी आईएएस ऑफिसर का काम होता है किसी भी सिचुएशन को उसके रेलेवेंस के हिसाब से देखना। जी बिल्कुल। अब बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि पैलेस्टीन वॉर होनी चाहिए थी, बड़े सारे बोलेंगे नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जिसका माइंडसेट इंडियन डिप्लोमैट का है वो ये देखेगा कि मेरी कंट्री को क्या फायदा और क्या नुकसान। बिल्कुल। तो ये जो हमारा MUN है ना, हमारा जो प्रोग्राम MUN है जो 6 to 8 में होता है, 9 10th में होता है, इसमें जो बच्चे एक्सेल करते हैं वही आगे जाके यूपीएससी लेते हैं। मैं आपको एक बच्चे के बारे में बताना चाहूंगी। हमारी एक स्टूडेंट है, अभी ग्रेड 10 में है, अभी येल MUN हुआ था, येल MUN में बेस्ट डेलीगेट का अवार्ड लेके आई है वो। उससे पहले स्कूल में दोनों बार बेस्ट डेलीगेट का अवार्ड मिला है। एंड रिसेंटली MUN में वो मलेरकोटला में वो एज अ चेयर बन के गई है, प्रिजाइडिंग चेयर। और ये बच्चा अभी 9th में, लड़की है। और आप उसके थॉट्स अगर सुनोगे ना, डिबेटिंग स्किल्स आर ऑन नेक्स्ट लेवल। जो हमारे फिर आगे यूपीएससी बैच में बच्चे जाते हैं उनका माइंडसेट तो हमने 6 से डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमारा जो बैच आता है वो है एंटरप्रेन्योरशिप बैच। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ना, वो लोगों को इट इज ऑल अबाउट कि मेरे पास कुछ तो मेरे आसपास कमी है, मेरे पास आइडिया है, लेकिन उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करना है। अगर आपका टेम्परामेंट बहुत स्ट्रिक्ट वाला है ना, अगर आप नहीं सहन कर सकते, कैलकुलेटिव नहीं हो, तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। और बड़े सारे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स का ऑलरेडी बिजनेस है पर वो वही पुराने तरीकों से चला आ रहा है। अब मुझे लगता है कि यस बॉस कहने की बजाय ना यस बॉस बुलवाने में अलग ही मजा है। क्या तो ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप बैच है। इसके बाद हमारा जो बैच आता है वो है हमारा वायस ग्लोबल कनेक्ट। ओके। अब ग्लोबल कनेक्ट क्योंकि हर कोई बाहर जाना चाहता है। जब भी कोई स्टूडेंट आगे कहता है मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ या कहीं भी जाना चाहता हूँ, तो मैं उनसे यही सवाल पूछती हूँ कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वहां जाके करोगे क्या। वो टाइम चला गया जब आप चले जाते थे और कोई भी टेढ़े मेढ़े वो कोर्सेज उठा लेते थे। YSGC बच्चों के लिए प्रॉपर प्रोफाइल्स बनाता है, बिकॉज इंडिया में भी अब ये स्टार्ट हो गया है, बट अब्रॉड यूनिवर्सिटीज जो है वो आपकी प्रोफाइल देखती हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 99% नंबर लाए हैं, वो तो ये कहते हैं इसके साथ दिखाओ और क्या है। अब वो हाल आ गया है कि अ चाइल्ड हैज टू प्लान, बिकॉज इंडिया से बाहर जाना इज अ बिग इन्वेस्टमेंट। वो टाइम चला गया कि आप जाके वहां कुछ भी कर लेते थे। अब तो कनाडा ने भी कैपिंग लगा दी है। सो वी डू मेक द प्रोफाइल्स, एंड द प्रोफाइल्स वो जो कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगी, क्योंकि आपने अलग अलग चीजें की हैं और उनमें प्रोग्रेशन है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने यहाँ पे पढ़ाई तो करी है मेडिकल की, वहां जा रहा है वो जर्नलिज्म पढ़ने, वो कहेंगे कोई मैच ही नहीं है। तो इसीलिए हम पहले से बच्चों को बताते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट करने चाहिए। इसके अलावा एक और चीज, और उसके बाद मैं इस चीज को रैप अप करूंगी। सर क्या है ना कि अवेयरनेस ना होने की वजह से बच्चे ऐसे सब्जेक्ट्स चूज कर लेते हैं जिनका आगे कोई फ्यूचर नहीं होता, जैसे फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, पंजाबी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन। अब आप मुझे ये बताइए, ये 12वीं के बाद ये बच्चा ग्रेजुएशन किस चीज में करेगा? कोई सेफ्टी नेट नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट ले लिए। और ये सब्जेक्ट्स इसलिए लिए क्योंकि या तो इनमें पढ़ना कम पड़ता है या ये स्कोरिंग है, ये प्रैक्टिकल के मार्क्स ज्यादा हैं, थ्योरी कम है। लेकिन इस बच्चे का फ्यूचर आगे कुछ नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, हमने हर कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 2 ऐसे सब्जेक्ट डाले जो कि सेफ्टी नेट क्रिएट करेंगे। तो बच्चा चाहे या ना चाहे उसके पास 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि वो आगे जाके कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके ही कैन अर्न हिज ब्रेड एंड बटर।
एक और हमारा जो बैच है वो है सीए फाउंडेशन बैच। अब क्या होता है ना सर कि सीए आजकल ना नया ट्रेंड में है। हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगी। हमारे पिछले कुछ सालों में क्या होता है ना सर, किसी भी इंसान की कि उसने क्या किया वो नापी जाती है कि आपने रिजल्ट क्या दिया। रिजल्ट करिए बिल्कुल। तो मेरे पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं, मेरे 47 बच्चे अब तक जेई क्लियर कर चुके हैं। ओके 26 बच्चे ऐसे हैं जो नीट क्लियर कर चुके हैं और 39 ऐसे बच्चे हैं जो सीए क्लियर कर चुके हैं। मेरे पास टोटल 112 सक्सेस स्टोरी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, किसी भी इंसान की सक्सेस इस चीज से आंकी जाती है कि उसकी सक्सेस स्टोरीज कितनी है। जी हमारे पास इतनी सारी हैं कि हम अब बात करना शुरू करें तो सुबह तक खत्म ना हो। ओके और मेरी हर पेरेंट से यही अपील है, आप मेरे पास मत आइए, जी आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन ना दिलाइए, पर जो आपका बच्चा है ना, जो आपकी दुनिया है, जिसके लिए आप सर हर चीज त्याग के बैठे हो, उसके लिए सही डिसीजन लीजिए। जी क्योंकि जब इंसान जिंदगी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करता है ना, जी वो पछतावा होता है। पछतावा भय, गुस्सा, प्यार, जलन सब भूल जाता है इंसान, पछतावा नहीं भूलता। है और क्यों पछताना जब आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है। तो अपने बच्चे के लिए सही टाइम पे सही डिसीजन लीजिए, जल्दी शुरू कीजिए। अर्ली प्लानिंग विल डेफिनेटली टर्न हिज एफर्ट्स और हर एफर्ट्स इनटू सक्सेस। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜਿਤਾ ਦਈਆ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਐਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਅਹਿਮ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੀ ਪੈਟਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਉਹ IAS ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ YS ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਨ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬੈਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਉਜਵਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਡਰੀਮ ਲਾਈਫ ਜਿਉ ਸਕੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਚੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਜੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਪੀਸੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਅੰਜਿਤਾ ਦਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅੱਗੇ ਬਿਹਤਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਡਮ थैंक यू सो मच सर। ਦਈਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।